लेकिन वो किसी तरह खुद को समझा लेती है कि ये भले ही रॉबर्ट जैसा दिखता हो पर ये रॉबर्ट नहीं है। एल्बर्ट उससे पूछता है कि क्या वो उसके जैसा दिखता है जिस इंसान को वो ढूंढ रही है। टाओ कहती है कि हाँ, पर तुमसे ज्यादा तो लॉयड उसके जैसा दिखता है। वहीं लॉयड टाओ से दूरी बनाए रख रहा है ताकि उसे पता न लग जाए कि वही रॉबर्ट है। स्पेशल डिटेक्शन की टेक्निक का यूज करने के चक्कर में वो लगभग पकड़ा ही गया था, पर क्योंकि अब टाओ को पता ही चल चुका है कि वो ये यूज कर सकता है, तो अगर वो इसका यूज नहीं करेगा तो और ज्यादा सस्पिशन उस पर आएगा। तो इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने टेंट में ही छुपा रहेगा। लेकिन जैसे ही वो टेंट के अंदर जाता है, उसके चेहरे के ऊपर संतरों से हमला कर दिया जाता है। पर इससे लॉयड को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने सिल्फा को हजारों बार ऐसे देख रखा है और वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। सिल्फा उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो तो बस अपने कपड़े चेंज कर रही थी क्योंकि उन पे ब्लड चला गया था। पर इससे ये बात नहीं क्लियर होती कि वो लॉयड के टेंट में क्यों चेंज कर रही है। सिल्फा कहती है कि ये तो नेचुरल है क्योंकि वो यहीं सोने वाली है, पर लॉयड को ये बात पसंद नहीं आती। सिल्फा उसे समझाने की कोशिश करती है कि बाकी के गार्ड्स एल्बर्ट की टेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो यहाँ रह के लॉयड को प्रोटेक्ट करेगी। पर लॉयड अभी भी कहता है कि वो अकेला ही रहेगा और उसे कुछ नहीं होगा। पर सिल्फा ना नहीं सुनना चाहती थी और वो लॉयड को अपने पैरों से पकड़ लेती है। वो उसे बाहर जाने नहीं देना चाहती थी क्योंकि टाओ बाहर ही है और वो नहीं चाहती कि लॉयड को उससे कोई चुरा ले। तभी टाओ टेंट में आ जाती है क्योंकि उससे लगा कि उसने रॉबर्ट को सेंस किया की यूज करते हुए, और वो देखती है कि सिल्फा लॉयड का गला दबा रही है। सिल्फा गुस्सा है क्योंकि टाओ ने लॉयड के साथ उसके प्राइवेट टाइम को खराब किया। वहीं टाओ उसे अश्लील औरत कहती है। दोनों आपस में लड़ने वाले थे। वहीं सभी नाइट्स इस फाइट को देखने में एक्साइटेड हो गए थे, जिसकी वजह तुम समझ सकते हो। वहीं लॉयड वहां से निकल लेता है। एल्बर्ट उसे कॉम्प्लीमेंट करता है कि तुम तो इत्तू से हो, लेकिन तुम्हारे लिए तो अभी से लड़कियां लड़ रही हैं। पर लॉयड को ये बिल्कुल भी फनी नहीं लगता। एल्बर्ट लॉयड से कहता है कि जब से सिल्फा ने उसकी केयर करना शुरू किया है वो काफी बदल गई है, पर उसे वार्न भी करता है कि सिल्फा जैसी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में उसे केयरफुल रहना होगा। वहीं सिल्फा और टाओ रियलाइज करते हैं कि सभी नाइट्स उनकी लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सिल्फा की सारी जगहों को देख रहे हैं, जिसके बाद वो उन सभी की धुलाई कर देते हैं। इसके बाद टाओ उन्हें बताती है कि उसको टास्क दिया गया था कि वो पास के ही श्राइन को फिक्स करे। तो सिल्फा कहती है कि तू अपना काम करने जाना ताकि वो लॉयड के साथ अपना टाइम बिता पाए। तभी एल्बर्ट वहां आता है और कहता है कि अभी पहाड़ पे जाना खतरनाक हो सकता है। वैसे भी टाओ की स्पेशल सेंसिंग एबिलिटी उनके बहुत काम आ सकती है, तो चाहता है कि वो सुबह तक ग्रुप के साथ ही रहे। लेकिन तभी टाओ एक खतरा सेंस करती है और कहती है कि अब उन्हें स्काउट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जिस मॉन्स्टर को वो ढूंढ रहे थे वो उन्हीं के पास आ गया। वो बेयर वुल्फ उन सभी की ओर बढ़ने लगता है, तो सभी नाइट्स अपनी फॉर्मेशन में आ जाते हैं। पर लॉयड सिर्फ सिल्फा के पीछे आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये लड़ाई फिर से जल्दी खत्म हो जाए। अपने साइज के हिसाब से वो मॉन्स्टर काफी तेज था, पर ग्रिम का ध्यान मॉन्स्टर से ज्यादा उस पहाड़ के ऊपर वाली श्राइन पे है। वहीं दूसरी तरफ लड़ाई जारी रहती है और एक नाइट को टाओ अपनी की ब्लास्ट से बचाती है, पर इससे उस वुल्फ का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता। तो अब उससे लड़ने के लिए एल्बर्ट आगे आ जाता है। एल्बर्ट लॉयड के द्वारा एन्चांट किए गए स्वॉर्ड को निकालता है और उसके साथ एक ऐसा स्पेल कास्ट करता है जो उस वुल्फ को पूरी तरह से खत्म कर देता है। सभी नाइट्स प्रिंस की ताकत की तारीफ करने लगते हैं, पर वो स्पेल इतना पावरफुल नहीं होता अगर लॉयड ने उसकी स्वॉर्ड को एन्चांट ना किया होता तो एल्बर्ट लॉयड का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसी की वजह से उस वुल्फ को हराना इतना आसान हुआ। तभी ग्रिम उसे बताता है कि उससे भी खतरनाक एक चीज है जो श्राइन टाओ फिक्स करने वाली है, उसके अंदर एक डीमन सील किया हुआ है और वो सील अब काफी कमजोर हो चुका है। तभी वो बेयर वुल्फ जिसे एल्बर्ट ने हराया था वो फिर से खड़ा होता है और इस बार वो चारों तरफ से डार्क ऑरा से घिरा हुआ था और उसके आसपास कई और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वुल्फ के जरिए एक आवाज उनसे बात करती है जो कि कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिपाहियों को मारने की। जो उस वुल्फ के जरिए बात कर रहा था वो एक डीमन था और उसका नाम इज़ुज़ु है। वो कसम खाता है कि वो उन सभी को मार गिराएगा और वो अपने सभी मिनियंस को उन पे हमला करने का ऑर्डर देता है। एल्बर्ट एक वुल्फ को घायल कर देता है, लेकिन अगले ही पल उसकी इंजरी हील हो जाती है और लगभग एल्बर्ट को वो खा ही जाता है, लेकिन टाओ आके उसे बचा लेती है। लेकिन वो ऐसे ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे क्योंकि उन वुल्व्स को चाहे जितना मर्जी घायल किया जाए वो अपनी सभी इंजरीज को इंस्टेंटली हील कर पा रहे थे। सभी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सिल्फा बस एक जगह खड़ी होकर देख रही है क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के साथ क्या होता है जब तक कि लॉयड सेफ है। लॉयड ग्रिम से पूछता है कि क्या वो पिज़ुज़ु को जानता है। ग्रिम कहता है कि वो अपनी जिंदगी में कभी उससे नहीं मिला, लेकिन वो देख के इतना बता सकता है कि पिज़ुज़ु अपने मैजिक का यूज करके उन सभी को पपेट्स की तरह कंट्रोल कर रहा है। इन्हें कंट्रोल करने के लिए उन्हें मैजिक से धागे बनाए हैं और उन्हीं धागों के जरिए वो इन सभी को माना सप्लाई कर रहा है और ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ये पिज़ुज़ु को नहीं मार देते। लेकिन लॉयड ने तो तब से ही सुनना बंद कर दिया था जब से उसने माना ट्रांसम्यूटेशन के बारे में सुना था और वो चाहता है कि ग्रिम उसे सिखाए कि इसे यूज कैसे करते हैं। ग्रिम को नहीं लगता कि ये सही समय होगा ये चीजें सिखाने का क्योंकि बाकी के लोगों की जान पे बनी हुई है, पर लॉयड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के मरने से ज्यादा नए मैजिक सीखने में इंटरेस्ट था, तो वो चाहता है कि ग्रिम उसे अभी के अभी ये मैजिक सिखाए। वहीं पिज़ुज़ु की हंसी नहीं रुक रही है क्योंकि इन ह्यूमन से लड़ने में उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही थी, पर जब वो लॉयड की इंसल्ट करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो डरपोक है, सिल्फा का माथा घूम जाता है। वो लॉयड से कहती है कि मुझे आपको छोड़ के थोड़ी देर के लिए
जाना होगा। पर लॉयड अपने ट्रांसम्यूटेशन के लेसन में इतना ज्यादा घुसा पड़ा है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके आसपास हो क्या रहा है। सिल्फा उसके सामने लड़ने जाती है और कहती है कि उसके सामने होना भी उसके सभी सेंसेस के लिए पेनफुल है, क्योंकि वो बदसूरत है, गंदा स्मेल करता है, आवाज उसकी भद्दी है, और क्योंकि लॉयड यही है वो उसके आसपास के एनवायरनमेंट को और ज्यादा बदबूदार होने नहीं दे सकती। पजूजो को उसकी धमकियां बचकानी लग रही थी, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो बस एक स्वॉर्ड से उसे हरा सकती है। सारे वुल्व्स उसके कंट्रोल में है और वो हमेशा ही हील होते जाएंगे जब तक कि वो माना सप्लाई करता रहेगा, और डीमंस के पास ऑलमोस्ट कभी माना खत्म नहीं होता। लेकिन इन सभी बातों के जवाब में सिल्फा सिर्फ यही कहती है कि क्या तुम बोलना बंद कर सकते हो? तुम्हारी सांसों की बदबू मेरे नाक को किसी भी हमले से ज्यादा डैमेज कर रही है। पजूजो एकदम से सिल्फा पे हमला कर देता है, लेकिन जब तक कि पजूजो को पता लगता कि यहाँ हुआ क्या है, उसने उस बेयर वुल्फ के सारे पैर काट दिए थे। पजूजो अपने वुल्फ के फीट हील करने लगता है, पर जब वो हील कर रहा था बाकी सभी रियलाइज करते हैं कि बाकी के वुल्व्स काफी स्लो हो चुके हैं, क्योंकि पजूजो अपने वुल्फ को हील करने में फोकस कर रहा था। तो एल्बर्ट सिल्फा से कहता है कि वो पजूजो को डैमेज करती जाए जैसे उसने अभी किया था, ताकि वो जल्दी से इस बाकी के वुल्व्स को खत्म कर पाए। वहीं इन सभी के बीच लॉयड माना ट्रांसम्यूटेशन के बारे में और चीजें सीख रहा है। ग्रिम कहता है कि इस टेक्निक का यूज करना बहुत मुश्किल है और पजूजो बहुत टैलेंटेड है, जो कि वो इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक ही साथ कंट्रोल कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिल्फा फिर से पजूजो को घायल कर देती है, जिसके बाद वो अपने बगल वाले नाइट से उसकी स्वॉर्ड मांगती है और स्वॉर्ड को देख के थोड़ी मदहोश हो जाती है, क्योंकि इसे एन्चेंट लॉयड ने किया था। पर जैसे ही पजूजो को सिल्फा के लॉयड के ऑब्जेशन के बारे में पता लगता है, वो बातें करने लगता है कि कैसे वो लॉयड को मारेगा और उसके सारे ऑर्गन्स को काट के रिसर्च करेगा कि आखिर वो इसमें इतना स्पेशल क्या है। ये सब सुन के सिल्फा को गुस्सा आ जाता है। इस मौके का फायदा उठा के पजूजो उसे जिंदा ही खा लेता है, पर सिल्फा उसके मुंह के अंदर से ही उसे काटने लगती है। इसके बाद वो उस वुल्फ का सर काट देती है, पर उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। इसके बाद वो एक और डुअल वेल्डिंग टेक्निक का यूज करके उस डीमन को वुल्फ की बॉडी से बाहर निकाल देती है। सभी लोग ये देख के हैरान थे कि सिल्फा कितनी ज्यादा ताकतवर है, पर लॉयड बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि सिल्फा कितनी स्ट्रॉन्ग है। पजूजो ने सिल्फा के सामने लॉयड की जान लेने की बात की थी, जिसके लिए सिल्फा उसे कभी माफ नहीं कर सकती, और वो उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ती है। सिल्फा पजूजो को हार मानने को कहती है, लेकिन पजूजो उसकी बेवकूफी पे हंसता है और अपने मुंह से चारों तरफ पॉइजनस माना रिलीज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट और टाओ मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं, पर वो अभी भी हील हो सकते हैं क्योंकि डीमन अभी भी जिंदा था। तभी वो जहरीली माना से घिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। टाओ जल्दी से अपनी सांस को रोक के बच जाती है, लेकिन सिल्फा इससे नहीं बच पाती और बेहोश हो जाती है। पजूजो को गुस्सा चढ़ जाता है क्योंकि उन्होंने उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया था। 100 साल पहले ही वो अपनी सील से बाहर आ चुका था और तभी से वो इन मॉन्स्टर्स को रेस कर रहा था। वो अचानक से ही सिल्फा पे हमला कर देता है। एल्बर्ट उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो अपने शरीर को मूव नहीं कर पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। वहीं वो डीमन सिल्फा को बताता है कि जो भी उसके माना ऑफ डोमिनेशन को इनहेल करेगा वो उसके कंट्रोल में आ जाएगा। सिल्फा कहती है कि अच्छा, तो इसलिए इतनी बदबू आ रही थी। पजूजो गुस्से में उस पे हमला करने जाता है, लेकिन टाओ आके उसे बचा लेती है। टाओ सिल्फा और मॉन्स्टर के बीच में खड़ी हो जाती है और सिल्फा से पूछती है कि क्या वो लड़ सकती है। सिल्फा ठंड से बुरी तरह से कांप रही है और फिर भी कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। टाओ सिल्फा से कहती है कि अगर तुम मूव कर सकती हो तो यहाँ से चली जाओ, पर सिल्फा उससे रिक्वेस्ट करती है कि नहीं, तुम लॉयड को बचा के यहाँ से ले जाओ। इसके बाद सिल्फा भी बेहोश हो जाती है। पजूजो सिल्फा की तारीफ करता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब उसने अपना माना रिलीज किया था वो उसके सबसे पास थी। तभी अचानक से पजूजो टाओ के पीछे पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम पे मेरी माना का असर क्यों नहीं हो रहा। टाओ उस पे हमला करती है, लेकिन वो उसके अटैक को आसानी से डॉच कर लेता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि टाओ स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक का यूज कर रही है ताकि वो उसके माना को अब्सॉर्ब ना कर ले। पजूजो उससे कहता है कि तुम्हें अपना टाइम देख के यहाँ से भाग जाना चाहिए था, और फिर वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं मैं तुम्हें इतना सेक्सी लगता हूँ कि तुम मुझे ज्वाइन करना चाहती हो। इसके बारे में सोच के ही टाओ का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो खुद को इतने बदसूरत जीव के साथ ज्वाइन करते हुए सोच भी नहीं सकती थी। वो उसे बताती है कि उसने अपना मर्द ढूंढ लिया है। इसके बाद वो बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रिक हमला करती है, लेकिन इतने बड़े हमले की वजह से उसकी ब्रीदिंग आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी। तो वो सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग वापस से कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। पजूजो उससे पूछता है कि तुमने कौन सा मर्द चुना है इनमें से, यहाँ तो मेरे आगे खड़ा होने लायक कोई भी नहीं है। इसके बाद पजूजो अपना और भी ज्यादा माना रिलीज करता है ताकि वो टाओ की बॉडी पे भी कंट्रोल कर पाए, लेकिन टाओ कहती है कि वो अपने फ्यूचर हस्बैंड को पास ही महसूस कर पा रही है और वो कभी भी उसके काबू में नहीं आएगी। पजूजो को लगता है कि वो फालतू की बकवास कर रही है और नीचे थूक के कहता है कि तुम तो बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हो, मेरा तुम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। और फिर वो बदतमीजियों के लिए सिल्फा को पनिश करने जाता है। वो अपने मरे हुए मॉन्स्टर्स को रिप्लेस करने के लिए सिल्फा को भी करप्ट करना चाहता है। उसे पता है कि ऐसा करने में टाइम लगेगा, लेकिन सिल्फा की ताकत को देखते हुए ये वर्थ इट होगा। जब पजूजो सोच रहा होता है कि कैसे वो सिल्फा को अपने माना में नहाएगा और अपना इटर्नल स्लेव बनाएगा, लॉयड को पता लग जाता है कि आखिर वो बेयरवुल्व्स को
कैसे कंट्रोल कर रहा था। पजूजू कहता है कि उसने बचपन में ही इन बेयरवुल्व्स के पेरेंट्स को मार दिया था, जिसकी वजह से वो उसको ही अपना पेरेंट समझते हैं और उसकी सारी बात मानते हैं। लेकिन तभी वो ये देख के हैरान हो जाता है कि लॉयड उसकी माना में बिना किसी परेशानी के खड़ा हुआ है। वो उससे पूछता है कि तुम पे मेरे माना का असर क्यों नहीं हो रहा? मैंने तो बस तुम्हारे माना को रिजेक्ट कर दिया, क्या बोल रहे हो ये तुम? तभी वो ग्रिम को पहचान जाता है। अरे तुम भी तो एक डीमन हो ना, तुम्हें क्या लगा तुम ये क्यूट सी चीज बन जाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, और तुम एक इंसान के साथ क्या कर रहे हो? वो ग्रिम का मजाक उड़ाने लगता है। तुम तो डीमंस के नाम पे एक धब्बा हो। ये सब सुन के ग्रिम को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हें पता लग जाएगा मैं एक इंसान के साथ क्यों हूँ। लेकिन वो उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता और अपने सभी मॉन्स्टर से उन पे हमला करवा देता है। वहीं लॉयड कहता है कि ये माना ट्रांसमिशन ट्राई करने के लिए परफेक्ट जगह है। लॉयड माना ट्रांसम्यूटेशन का यूज करके कुछ भी बना सकता था और जो वो बनाना चाह रहा था उसके लिए बहुत ज्यादा माना की जरूरत थी, और वो एक फूलों का बागीचा बना देता है जहाँ की सभी मॉन्स्टर्स बड़े ही पीसफुल तरीके से बिहेव करने लगते हैं। जिसके बाद लॉयड के पास इन सभी डीमंस का कंट्रोल आ जाता है। पजूजू को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद लॉयड एक बेयरवुल्फ को कहता है कि वो टाओ को वापस उगल दे। पजूजू को लगता है कि लॉयड एक एक्सपर्ट सॉर्सरर है क्योंकि उसने इंस्टेंटली एक फूलों का बागीचा बना दिया था। इसके बाद पजूजू और भी माना रिलीज करता है उन बेयरवुल्फ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ग्रिम कहता है कि अब हमें पता चल चुका है कि तुम इन्हें कंट्रोल कैसे करते थे। वो सभी मॉन्स्टर्स पजूजू पे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से सिल्फा उसके चंगुलों से बच जाती है। लॉयड ये देख के हैरान था कि सभी वुल्व्स कितने सिंक में मूव कर रहे थे। इतने सिंक में मेरे टीममेट्स मूव करते ना तो रोज BGMI में जीत रहा होता मैं, लेकिन वो नल्ले इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन उन वुल्व्स को खुद पे हमला करते हुए देख के उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बुरी तरह से मारने लगता है। क्योंकि वो किसी भी वुल्फ को अपना माना सप्लाई नहीं कर रहा था तो अब वो अपनी पूरी ताकत दिखा सकता था। इसके बाद पजूजू कहता है कि मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा, मैं मैजिक से नहीं मर सकता चाहे तुम कितना भी माना यूज कर लो। इससे लॉयड को याद आता है अरे हाँ, ग्रिम ने भी तो यही कहा था कि मैजिक से डीमंस को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके बाद पजूजू अपनी पूरी मैजिक पावर रिलीज कर रहा होता है। वहीं लॉयड इस बात से कंफ्यूज्ड है कि आखिरकार अभी तक किसी ने भी माना का यूज करके डीमन को खत्म कैसे नहीं किया, और वो पता लगाना चाहता है कि आखिरकार एक डीमन कितना ज्यादा माना सह सकता है। तो लॉयड भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन उसकी ताकत देख के पजूजू की फट जाती है। वहीं ग्रिमोर सोच रहा होता है कि अब जाके पता चला तुम्हें कि मेरा माना लॉयड पे काम क्यों नहीं करता, बुक तो अब। लॉयड पजूजू का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसी की बदौलत वो अपने बहुत सारे स्पेल्स को ट्राई कर सकता है। वहीं पजूजू उसकी ताकत को देख के बस उठने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब बस एक बुरा सपना है। लॉयड पजूजू के ऊपर एक बैरियर कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पजूजू उससे बच जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार उसने इनकांटेशन कब की। वहीं पजूजू समझ जाता है कि ये लड़का उसके बस की बात नहीं है और वो वहां से बच के भागने लगता है क्योंकि लॉयड वहां उसे मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो उसे जिंदा पकड़ना चाहता था और अपने स्पेल्स को उस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। पजूजू वहां से भाग रहा होता और साथ ही लॉयड के बैरियर भी डॉज कर रहा था। पजूजू एक पत्थर के पीछे थोड़ी सांस लेने की सोचता है, लेकिन लॉयड फिर से एक और बैरियर कास्ट कर देता है जिसकी वजह से उसे भागना पड़ता है। ग्रिम लॉयड से पूछता है कि तुम एक बार में आखिर कितने बैरियर्स कास्ट कर सकते हो? लॉयड कहता है कि 20, और अगर तुम मुझसे मिल जाओ तो और भी ज्यादा। इसके बाद लॉयड ग्रिम को ऑब्जॉर्व कर लेता है और वो और भी ज्यादा बैरियर्स बनाने लगता है। वहीं पजूजू मुश्किल से ही बैरियर्स को डॉज कर पा रहा है, लेकिन लॉयड के बैरियर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे पजूजू का दिमाग घूमने लगता है कि आखिर लॉयड इतने सारे बैरियर्स कैसे बना पा रहा है। वहीं दुम दबा के भागते वक्त भी उसका ईगो उसके सर पे चढ़ जाता है और वो सोचता है कि वो इतने सारे बैरियर्स बना रहा है लेकिन मैं सभी को डॉज कर पा रहा हूँ, मैं तो सही में कमाल का हूँ। लेकिन तभी लॉयड उसे डायमेंशनल एनक्लोजर में पकड़ लेता है। वो बेचारा वहां से भागने के लिए तड़प रहा होता है और लॉयड से कहता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तुम मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करने वाले हो ना, तुम सन की बच्चे हो, मुझे बस जाने दो यहाँ से। पजूजू ये भी नोटिस करता है कि लॉयड ने बेयरवुल्व्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं क्योंकि वो पहले से अलग दिख रहे थे। लॉयड उससे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने ही तो कहा था कि तुम पे मैजिक का कोई असर नहीं होगा। और लॉयड एक सीरियल स्पेल को चार्ज करने लगता है। वहीं डर के मारे पजूजू कहने लगता है कि जब मैं दुनिया पे कब्जा कर लूंगा तुम आधा हिस्सा ले लेना। नहीं आधा नहीं, तुम आधे से ज्यादा हिस्सा ले लेना, बस मुझे जाने दो। पजूजू की फटी पड़ी है क्योंकि उसे डर लगता है कि वो सही में मर सकता है क्योंकि आज तक लॉयड जितने पावरफुल यूजर ने कभी भी उस पे हमला नहीं किया था। लॉयड सभी एलिमेंट्स का यूज करके उस पे हमला कर देता है और बैरियर के अंदर ही वो 240 स्पेल पर मिनट के तौर पे रिलीज कर रहा होता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस कॉम्बिनेशन को 30 मिनट तक चला के रखेगा क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर है। कुछ टाइम बाद वो पजूजू को आवाज लगाता है लेकिन पजूजू कोई भी जवाब नहीं देता। तो लॉयड को लगता है कि ये कहीं सही में तो नहीं मर गया। वो डिसअपॉइंटेड है क्योंकि पजूजू उसके अटैक को 5 मिनट तक भी नहीं सह पाया था। ग्रिम कहता है कि डीमंस मैजिक से इम्यून नहीं होते बल्कि उनकी मैजिक से हाई रेजिस्टेंस होती है, तो अगर लगातार ही उन पे हमला किया जाए तो उन्हें भी मारा जा सकता है। पजूजू बेचारा दुखी है क्योंकि उसकी हजारों सालों की मेहनत एक बच्चे ने खत्म कर दी। इसके बाद सभी को होश आने लगता है तो लॉयड भी वहां से भाग के अपने भाई के पास पहुंचता है।
वहीं ग्रिम पजूजू से कह रहा होता है कि अब तुम्हें पता चला कि मैं उसे फॉलो क्यों करता हूँ, मैं भी उससे बदला लेना चाहता हूँ, तो मैं बस ताकत इकट्ठा कर रहा हूँ और अपने मौके का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे भी लॉयड अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, तो उसके साथ घूमने में भी मुझे मजा आ रहा है। इसके बाद पजूजू की बॉडी राख में बदल जाती है और ग्रिम उसे अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। ग्रिम को लगता है कि वो अब लॉयड के साथ अपने रीमैच के लिए तैयार है, लेकिन फिर वो सोचता है नहीं अभी तो बहुत टाइम है। वहीं लॉयड सभी को बताता है कि रॉबर्ट ने आके उस डीमन को हरा दिया। ये सुनकर टाउ ढूंढने लगते हैं कि आखिर वो गया कहाँ। इसके बाद वो किंगडम में वापस पहुंच जाते हैं, जहाँ किंग एल्बर्ट की तारीफ करते हैं डीमन को हराने के लिए और उसके सभी मॉन्स्टर्स को भी, लेकिन वो उससे ये भी कहते हैं तुमने अपने छोटे भाई की जिंदगी खतरे में डाल दी, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। और वो उनसे पूछते हैं कि वो कौन है जिन्होंने तुम्हारी मदद की थी। एल्बर्ट बताता है कि रॉबर्ट ने उनकी मदद की थी, पर इससे पहले कि वो उसका शुक्रिया अदा करते वो वहां से चला गया था। और टाओ भी अपने फ्यूचर हस्बैंड को ढूंढने वहां से चली जाती है। वहीं एल्बर्ट किंग से कहता है कि इस लड़ाई में लॉयड का भी बहुत बड़ा हाथ था, और वो किंग से रिक्वेस्ट करता है कि लॉयड को भी किंग की गद्दी के लिए कॉन्टेस्ट करने का हक दिया जाए, क्योंकि वो लॉयड के वेपन्स की वजह से ही था कि उन मॉन्स्टर्स ने उनकी जान नहीं ले ली। वो कहता है कि लॉयड किंग बनने के लिए परफेक्ट है। वो जानता है कि वो ऐसा करके अपने कंपटीशन को ही बढ़ा रहा है, लेकिन किंगडम की भलाई के लिए वही राजा बनना चाहिए जो कि बेस्ट हो। किंग लॉयड से पूछते हैं कि क्या वो किंग की गद्दी के लिए लड़ना चाहता है, लेकिन लॉयड बिना किसी इमोशन के सीधा मना कर देता है। इसके बाद लॉयड कोर्टयार्ड में एक बेयरवुल्फ के साथ खेल रहा होता है, जो कि उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गया। वहीं ग्रिम और उस बेयरवुल्फ के साथ लॉयड को क्लोज होता हुआ देख के जेलस फील करता है, और वो खुद को भी फ्लफी बना देता है ताकि लॉयड उसे भी पेट कर सके। लेकिन कुछ देर में ही वहाँ सिल्फा आ जाती है, तो लॉयड ग्रिम को शीरो के बालों में छुपा देता है। लॉयड सिल्फा को बताता है कि उसने इसका नाम शीरो रखा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो शीरो को चीजें सिखाएगा कैसे। सिल्फा बताती है कि वो मैजिक का यूज करके मॉन्स्टर्स को इंस्ट्रक्ट कर सकता है। वहीं ग्रिम सोचता है कि ये तो कमाल का बंदा है, इसे बस मैजिक में ही इंटरेस्ट है, इसने तो किंग की गद्दी भी ठुकरा दी। किंग को लगता है कि ये लॉयड का बड़कपना है कि उसने राजा की गद्दी ठुकरा दी, पर एल्बर्ट को लगता है कि लॉयड शायद इस किंगडम से भी और बड़ी चीजें करने वाला है। इसके बाद लॉयड शीरो के साथ खेल रहा था। जब वो उसे सिंपल कमांड्स दे रहा था, वो आसानी से उसे समझ के कर लेता है, पर लॉयड कहता है कि थोड़े भी मुश्किल कमांड्स वो समझ नहीं पाता। इसके बाद वो उसके ऊपर एक कमांड स्पेल यूज करके दिखाता है, पर शीरो कंफ्यूज हो जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। इसके बाद लॉयड सोचने लगता है कि उसे किसी ऐसे से सीखना होगा जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो उनके दिमाग में सीधा उसकी बहन एलिस का नाम आता है। इसके बाद वो सभी प्रिंसेस एलिस से मिलने जाते हैं। ग्रिम के पूछने पे लॉयड उसे बताता है कि एलिस उसकी बड़ी बहन और इस किंगडम की 6th प्रिंसेस है, और हम देखते हैं कि उसने अपने बागीचे में कई सारे फ्रेंडली मॉन्स्टर्स को रखा हुआ था। तभी अचानक से वो लॉयड के ऊपर झपट पड़ती है और कहने लगती है कि वो उससे मिलके कितनी खुश है, और साथ ही उसे एक किस्सी भी दे देती है। तभी उसकी मेड एरिस आती है और उस पर गुस्सा होती है कि उसने उसको किस क्यों किया। एलिस कहती है कि वो उसे बड़ा क्यूट लगता है, जिसके बाद वो शीरो के साथ खेलने लगती है और वो ये भी पहचान गई थी कि वो एक वेयरवुल्फ है। तभी सिल्फा लॉयड से कहती है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उसे माना के बारे में कुछ नहीं पता है। पर वो एलिस से उन्हें एक मॉन्स्टर दिखाने को कहता है, और उसी वक्त उनके पीछे एक बड़ा सा वुल्फ आ जाता है। उसे देख के लॉयड हैरान रह जाता है कि वो उसके इतने करीब आ चुका था और उसे पता भी नहीं चला। साथ ही एलिस तो उनके सामने बस खेल ही रही थी, तो उसने उस मॉन्स्टर को कमांड तक नहीं दी थी। ये सब सोच के वो एलिस से कहता है कि वो भी ये मैजिक सीखना चाहता है, पर एलिस कहती है कि एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ प्यार की जरूरत होती है। तुम प्यार से किसी भी मॉन्स्टर को समझ सकते हो, साथ ही वो एनिमल्स भी तुम्हारी मन की बातों को समझ सकते हैं। तभी उसकी मेड कहती है कि प्रिंसेस जन्म से ही ऐसा कर सकती है, तो उन्हें भी नहीं पता कि उनकी एबिलिटी काम कैसे करती है। लेकिन लॉयड को कुछ समझ आता है और वो कहता है कि मैं शीरो को कमांड दे रहा था, पर एलिस उन्हें कमांड नहीं दे रही, बल्कि बस अपनी इच्छा को उनके साथ शेयर कर रही है। और साथ ही उसने ये भी नोटिस किया था कि जब एनिमल्स उसकी इच्छा को पूरी करने वाले होते हैं, उससे ठीक पहले एलिस के ब्रेन से माना सीधा उन सभी के ब्रेन तक जाता है। यानी लॉयड को कमांड के बारे में विजुअलाइज करना होगा और वो इमेजेस शीरो के साथ शेयर करता है। ऐसा करते ही शीरो उसके 3 चक्कर लगाता है और एक ऊंची छलांग लगाता है। ये सब देख के लॉयड बड़ा खुश हो जाता है। इसके बाद लॉयड शीरो पे बैठा था और वो कहता है कि अब वो मॉन्स्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है। तभी सिल्फा लॉयड को अपने साथ ट्रेनिंग करने को कहती है, पर उसी वक्त वहाँ एल्बर्ट आता है और कहता है कि उसे लॉयड के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, जिसके बाद वो दोनों ही लॉयड के लिए लड़ने लगते हैं। तभी लॉयड डिसाइड करता है कि वो एल्बर्ट के साथ जाएगा और लॉयड उसे उसके बड़े भाई 4th प्रिंस डीन से इंट्रोड्यूस करता है। वो सभी एक फॉर्ज में जाते हैं, जहाँ की डीन उससे कहता है कि वो जानता है कि उसी ने एल्बर्ट की तलवार एन्चांट की थी, पर उसे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा। तो एल्बर्ट लॉयड को बताता है कि डियान एक ब्लैक स्मिथ है और उसने बचपन में ही दूसरे नेशन में जाकर अपने काम पर बड़ी मेहनत की। पर तभी डियान लॉयड से कहता है कि वो उसकी तलवार को एन्चांट करना शुरू करे। इसके बाद लॉयड एन्चांटमेंट शुरू कर देता है और जब लॉयड उसे पूरा कर देता है, ये देख के डियान के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बस एक स्वॉर्ड में इतने
सारे एन्चांटमेंट्स को डालना उसके हिसाब से नामुमकिन है। जिसके बाद उसे लॉयड पर यकीन हो जाता है और वो उसे उठाकर कहता है, मैं तुम्हारी वजह से अब अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। मुझे एक खतरनाक वेपन बनाना है जो कि एक ब्लैक स्मिथ और एन्चांटर मिलकर ही बना सकते हैं, जिसके लिए लॉयड भी मान जाता है। इसके बाद वो दोनों काम शुरू कर देते हैं और लॉयड उससे पूछता है कि हम किस तरह का वेपन बनाने वाले हैं। डियान बताता है कि वो एक ऐसी स्वॉर्ड बनाना चाहता है जिससे कि आग निकलती हो। तो इस हिसाब से जब वो एन्चांटमेंट बनाकर गर्म लोहे पर रखता है वो टूट जाता है। इसके बाद वो अलग अलग तरीके से एन्चांट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार फेल हो रहा था। लॉयड को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे गलती हो कहाँ रही है। तभी ग्रिम वहां आकर उससे बताता है कि उसे वो माना एसेंस चेक करना चाहिए। डियान कहता है कि तुम इसके साथ जो चाहे कर सकते हो क्योंकि मुझे ये माना एसेंस बड़े ही सस्ते में मिले थे। इसके बाद लॉयड जब उस माना एसेंस को चेक करता है वो देखता है कि वो तो बहुत घटिया क्वालिटी का था और हाई लेवल एन्चांटमेंट के लिए इसमें उन्हें हेमेटाइट मिलाना होगा। तो सिल्फा कहती है कि उन्हें हेमेटाइट इकट्ठा करने के लिए डंजन में जाना चाहिए। ये सुन के लॉयड को यकीन नहीं होता क्योंकि उसे किंगडम से बाहर जाना अलाउड नहीं है, पर सिल्फा बताती है कि किंग ने उसे परमिशन दे दी है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उसे बाहर की दुनिया के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद वो एक एडवेंचरर्स के गिल्ड में जाते हैं जहाँ की काउंटर पे बैठी कैटरीना उनका स्वागत करती है और साथ ही एक फॉर्म देकर उन्हें भरने को कहती है। लॉयड उस फॉर्म को भर देता है। इसके बाद वो उसके सामने एक क्रिस्टल बॉल रखती है जो कि उसकी पावर को मेजर करेगी, जिससे कि वो उसे एक एडवेंचरर रैंक दे पाएंगे। लॉयड उस क्रिस्टल को अपनी पुरानी जिंदगी से जानता था, पर पहले जब उसने उस पर हाथ रखा था तो उसका मैजिक लेवल 0 था, पर अब उसे डर लग रहा है कि कहीं वो उसकी ताकत की वजह से फट न जाए। तो वो अपने पूरे मैजिक को बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करता है और इतना ज्यादा कम कर देता है कि जब वो उस पे हाथ रखता है उसका रैंक ई दिखाया जाता है। ये देख के वहाँ पीछे बैठे कुछ लोग हंसने लगते हैं, पर कैटरीना कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ई रैंक होना बहुत कमाल की बात है। वहीं लॉयड सोच रहा था कि उसने तो बस 1% मैजिक निकाला था, फिर भी वो ई तक पता नहीं कैसे पहुंच गया। तभी कैटरीना कहती है कि मुझे यकीन है कि सिल्वर ब्लेडर के बाद लॉयड ही सबसे टैलेंटेड एडवेंचरर बनेंगे। लेकिन ये सुन के पीछे बैठे सभी लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस टिंगू को सिल्वर ब्लेडर के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो। सिल्वर ब्लेडर तो एक लेजेंडरी एडवेंचरर है जिसने लाखों मॉन्स्टर को अकेले ही मार गिराया है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोग उसे भी मॉन्स्टर समझते हैं, पर वो दोनों उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देते। और सिल्फा कहती है कि हम कितने भी खतरनाक क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, पर कैटरीना कहती है कि एक हाई लेवल के क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कम से कम बी रैंक होना चाहिए। तो सिल्फा कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं खुद को वापस से रजिस्टर करना चाहती हूँ। तभी वहाँ एक टकला आता है और कहता है कि तुम एक सेक्सी सी लड़की होकर इस टिंगू के पीछे पड़ी हो, हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें दिन रात एडवेंचर ही कराते रहेंगे, समझ रही हो ना। तभी सिल्फा उसकी मूछें काट देती है और कैटरीना कहती है कि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया क्योंकि जिस सिल्वर ब्लेडर की तुम इतनी तारीफ कर रहे थे वो यही मोहतरमा है। जिसके बाद कैटरीना बताती है कि अगर तुम दोबारा रजिस्टर करती हो तो तुम्हारा 2 रैंक नीचे हो जाएगा, यानी तुम सी लेवल की एडवेंचरर बनोगी। तभी वहाँ ताओ आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर उसे देखते ही सिल्फा लॉयड को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो टाओ उन्हें रोकती है। सिल्फा उससे कहती है मुझे तो लगा था कि तुम रॉबर्ट नाम के लड़के को ढूंढ रही हो। ताओ बताती है कि उसने उसके लिए पूरा जमीन आसमान छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं मिला, इसलिए वो चाहती है कि लॉयड उसे एल्बर्ट से इंट्रोड्यूस करे और बदले में वो उसकी मदद करेगी। इसके बाद कैटरीना उन्हें एक क्वेस्ट देती है। वहीं लॉयड सिल्फा की तारीफ कर रहा था, पर वो बताती है कि वो भी एक ग्रुप के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करती थी जिसका कि नाम असासिन गिल्ड था। इसके बाद वो डंजन में चले जाते हैं और वो जाके चेस्ट को ले लेते हैं ताकि लॉयड उस अल्टीमेट वेपन को बना सके। वहीं दूसरी तरफ डियान लॉयड का इंतजार कर रहा था, पर एल्बर्ट काफी टेंशन में है क्योंकि वॉर जल्द ही शुरू होने वाली है और उन्हें सोल्जर्स के लिए वेपन चाहिए और उसे लगता है कि लॉयड समय पर वापस नहीं आ पाएगा। तो वो डियान से कहता है कि वो ये सब अभी बंद कर दे, पर उसी वक्त वहाँ लॉयड पहुंच जाता है। जिसके बाद वो उस खतरनाक वेपन को बना लेते हैं और वो उस वेपन को ट्राई करने पहुंच जाते हैं, पर जब डियान उस तलवार को चलाता है वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वहीं लॉयड रियलाइज करता है कि उसने फिर से कुछ ज्यादा ही कर दिया और बाकी सबकी फटी पड़ी थी। इसके बाद लॉयड बिस्तर पे पड़ा था और वो बता रहा था कि उसने वही स्वॉर्ड सभी सोल्जर्स के लिए बनाई है, पर उसने उनकी पावर्स अब कम कर दी है जिससे उन तलवारों से सिर्फ नॉर्मल फायरबॉल्स ही निकलती हैं। तभी लॉयड कासल के बाहर एक लड़की को सेंस करता है और वो अचानक से ही उसके पास पहुंच जाता है। ये देख के वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर लॉयड ने तो पहले ही वहाँ बैरियर बना दिया था। लॉयड उससे बात करना चाहता था, तभी वो अपना क्लोक हटा देती है और लॉयड के ऊपर अपने पॉइजन से हमला करती है। लॉयड तुरंत उसे प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके पॉइजन को कोई भी प्यूरिफाई नहीं कर सकता। ये सुनकर लॉयड थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो लड़की अपने पॉइजन का नेचर अपने पॉइजन के साथ ट्रांसम्यूट कर रही थी ताकि कोई भी स्पेल उसके पॉइजन को क्लियर ना कर पाए। हमें पता चलता है कि कई लोग स्पेशल तरह के माना
के साथ पैदा होते हैं जिन्हें की ब्लाइटेड कहा जाता है, और वो लड़की खुद को पॉइजन ब्लाइटेड कह के बुलाती है और साथ ही अपना नाम रैन बताती है। और वो कहती है कि वो बचपन से ही अपने चारों तरफ जहर फैलाती आ रही है। वो लॉयड के बैरियर को तोड़ देती है और कहती है कि तुम मरोगे नहीं क्योंकि तुमने सिर्फ थोड़ा सा ही पॉइजन इनहेल किया है। उसके जाने के बाद वहाँ ग्रिम आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी बॉडी ठीक है। लॉयड कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मैं पूरा टाइम हीलिंग मैजिक का यूज कर रहा था। तो ग्रिम उससे पूछता है कि अगर तुम ठीक ही थे तो तुमने उसे जाने क्यों दिया। लॉयड बताता है क्योंकि मैं उनके हाइड आउट का पता लगाना चाहता था। सिल्फा ने मुझे असासिन गिल्ड के बारे में बताया था और मुझे लगता है कि वो लड़की उन्हीं का हिस्सा है। इसके बाद लॉयड रैन को ट्रैक करने लगता है और लोकेशन का पता लगाने के बाद महल से चला जाता है। उसी वक्त सिल्फा लॉयड को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। इसके बाद हम रैन को गिल्ड के बाकी मेंबर से मिलता हुआ देखते हैं जहां वो उन्हें अपनी बालक के साथ मुलाकात के बारे में बताती है और साथ ही तलवारों की मास प्रोडक्शन के बारे में भी बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि उन्हें कोई देख रहा है। ये सुन के लॉयड उनके सामने आ जाता है और उनकी तरफ बड़े ही आराम से जा रहा था। उसे देख के सभी पहचान जाते हैं कि वो 7th प्रिंस है और वो जानते हैं कि वो देखने में चाहे इतू सा बालक है पर उसकी एबिलिटीज बड़ी ही मिस्टीरियस हैं। उन्हें ये भी पता है कि मैजिक स्वॉर्ड्स को बनाने में सबसे बड़ा हाथ इसी का है। इसके बाद जब वो सन की बालक उनके पास पहुंचता है वो अपना बैरियर हटा देता है और कहता है कि इतने सारे अलग अलग मैजिक को ब्लॉक करके क्या फायदा, मैं तो इन्हें एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो वो अपनी ट्रेस स्किल का यूज करके टाओ के फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करने लगता है। उनमें से एक बंदा उस पे हमला कर देता है पर लॉयड टाओ के मूव्स का यूज करके उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर पाता है। वो खुद को बेबीलोन के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तभी लॉयड के पीछे एक आदमी आता है जो कि उससे झुकने को कहता है जिससे लॉयड की बॉडी अचानक से ही हैवी हो जाती है। उसका नाम क्रो है और वो जो भी बोलता है उसमें मैजिक होता है। इसके बाद एक टकला लॉयड पे हमला कर रहा था लेकिन लॉयड क्रो का मैजिक तोड़कर उसके हमले से बच जाता है। लेकिन तभी उसके पूरे शरीर में चिपचिपे से जाले लग जाते हैं। वो अपना नाम गालिलिया बताता है और कहता है कि उसका शरीर से हमेशा जाल निकलते रहते हैं। लॉयड खुद को नहीं निकाल पा रहा था तो वो अपने कपड़े खोलकर बाहर आ जाता है और उसे इतने अलग अलग तरह के मैजिक देखकर बड़ा मजा आ रहा था। तभी एक लड़की उसके ऊपर हमला कर देती है पर वो उसके सारे हमलों से बचता चला जाता है। तभी अचानक से वो लड़की अपने ही पैर में तलवार घुसा देती है